ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्यों? अभी पिछले हफ्ते ही एक ऑपरेशन किया पाकिस्तान आर्मी ने कुछ बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के खिलाफ। देखिए, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ कभी भी खुश नहीं थे। रीज़न, पाकिस्तान में हमेशा उनको जो है दबा के रखा गया है, उनको जो सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई है, और इसके कारण से ये जो एक डिसएंचेंटमेंट है, ये जो एक एलिनिएशन है पाकिस्तान से, बलूचिस्तान का, वो आज का नहीं, वो जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से ही है। इसके बाद फिर जब अफगानिस्तान में 1975 से पाकिस्तान ने एक लो लेवल की इंसर्जेंसी स्टार्ट की थी 1975 में। क्यों? पाकिस्तान चाहती थी कि जो अफगानिस्तान के जो उस टाइम पे हेड थे दाऊद मोहम्मद, उनको जो है किसी तरह से ओवरथ्रो किया जाए। क्यों? दाऊद मोहम्मद का हिंदुस्तान के साथ में अच्छा रिश्ता था। अब वो चाहते थे कि उनको वहाँ पे डिस्टेबलाइज करें, और एक किस्म से उन्होंने वहाँ पे एक लो लेवल की इंसर्जेंसी स्टार्ट की। और जैसे आप ये क्रोनोलॉजी से आप देख ही रहे हैं, ये 1971 में जब पाकिस्तान जब क्या कहते हैं 93,000 प्लस लोगों ने सरेंडर किया इंडिया के सामने में, और बांग्लादेश लिबरेट हुआ, वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धक्का था। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्यों? ये जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, वो उस टाइम पे काफ़ी क्या कहते हैं एक किस्म से रिबेलियन की तरफ गई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। तो अभी पाकिस्तान आर्मी को नया कुछ करना था, आईएसआई को कुछ नया करना था। तभी इन्होंने, जो मैं बता रहा हूँ, 1975 में जो छेड़खानी इन्होंने शुरू की अफगानिस्तान की तरफ, ताकि दाऊद मोहम्मद, जो कि इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशंस रखता है, उसको वहाँ पे डिस्टेबलाइज करो। और उस टाइम पे पाकिस्तान का एक नया जो स्ट्रेटजी शुरू हुआ कि उन्हें स्ट्रेटजिक डेप्थ चाहिए। तो अब स्ट्रेटजिक डेप्थ उनको कहाँ से मिलेगा? पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान से मिलेगा। तो अफगानिस्तान में एक ऐसा रजीम रखो, अफगानिस्तान में एक ऐसा रूलिंग गवर्नमेंट हो जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के पपेट की तरह बिहेव करेगा, पाकिस्तान जो बोलेगी वो करेगा। तो ये उनका मुद्दा था वहाँ पे, ये एक लो लेवल की इंसर्जेंसी स्टार्ट करने का। फिर बाद में जब 1979 में जब सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफगानिस्तान में आ गई, तो ये जो पाकिस्तान पहले से कर रही थी, इस यहाँ पर पाकिस्तान और CIA अमेरिका का एक कन्वर्जेंस हो गया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आ जाए। तो पाकिस्तान को पूरा आर्थिक और जितना जो वेपन है उन सब का सपोर्ट देते हुए इन्होंने ये इंसर्जेंसी को आगे बढ़ाया। और अब पूरा विश्व देख चुका है कि किस प्रकार से इस इंसर्जेंसी की वजह से जो है 1989 में सोवियत यूनियन के फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ करना पड़ा। और जब एक बार वो सोवियत यूनियन के फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ हो गए, तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। उन्होंने तो कहा कि देखो, हमने एक सुपर पावर को हरा दिया है। तो इससे जो है थोड़ा सा इनका हौसला ज़्यादा ही बुलंद हो गया। जैसे ही वो हौसला बुलंद हुआ, तो उन्होंने वहाँ से जो भी इनके एसेट्स थे, जो अमेरिका वहाँ पे छोड़ के गई थी, जो अमेरिका ने भेजा था इस इंसर्जेंसी के लिए, मिलिटेंसी के लिए, टेररिज्म के लिए, वो जो है वो सारे एसेट्स मिल गए। तो उस टाइम पे जो इनके प्रेसिडेंट थे जनरल जिया साहब, तो उन्होंने एक नया सोच करके एक अपना ऑपरेशन लॉन्च किया कि ये जितने एसेट्स हैं, जितना असला हमारे पास में पड़ा हुआ है, इनको बर्बाद तो करना नहीं, अब इनको पूरा डाइवर्ट करो हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर की तरफ डाइवर्ट करो इसको, पंजाब की तरफ। तो ये जब डाइवर्शन शुरू हुआ, तो एक किस्म से अभी आप देखिए प्रोग्रेसिवली किस तरह से बलूचिस्तान का जो है स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए बढ़ता गया।
और जैसे जैसे बलूचिस्तान का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ता गया तो ऑलरेडी वो चाहता था कि उसमें और दबाव डाल करके ये जो जो सेंस ऑफ एलिनिएशन था बलूचिस्तान में उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए आगे निकलते गए। फिर ऑब्वियसली एक सिचुएशन आया, एक समय आया जब जब बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो आवाज़ अपना इन्होंने उठाना शुरू किया। आज जो हम लोग देख रहे हैं ये बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बोलिए, बाकी जो छोटे छोटे इनके ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अपना करेक्ट स्टेटस, करेक्ट रिकग्निशन, करेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, करेक्ट पॉलिटिकल पोजीशन जो मिले, उसके पीछे ये लड़ाई चल रहा है। अभी जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी भी अलाइनमेंट बलूचिस्तान के थ्रू ही है। तो कहीं ना कहीं पे अभी आप देखिए कैसे कैसे ये कन्वर्जेंसेस होती जाती है, कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेंसेस, डिपेंडेंसेस कैसे बढ़ जाती है। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए चीन जो है पैसे दे रही है पाकिस्तान को कि आप अपने फोर्सेस खड़ा कीजिए और हमारे इस कॉरिडोर को सिक्योर कीजिए ताकि चाइना के किसी एसेट के ऊपर में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो एक किस्म से बाहर पहले अमेरिका की मदद से उन्होंने सिक्योरिटी के बहाने बलूचिस को दबाया। अभी चीन की मदद से वही बेसिक मुद्दा तो वही चल रहा है कि पूरा एक्सटर्नल एनर्जी डाइवर्ट करो इंडिया के खिलाफ और जो भी किसी भी प्रकार की रिबेलियन हो उनके अंदर में उनको दबा के रखो। तो बलूची का जो एक एस्पिरेशन है, बलूची का जो राइट है, उसको जो है दबा के रखा जा रहा है। तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है। और अभी ऊपर से चीन के जो विचार हैं और पाकिस्तान भी चाहता है कि किसी तरह पूरा हो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो मेन शिनजियांग प्रोविंस से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक है उसके कुछ वेस्टर्न शूट्स निकाल करके अफगानिस्तान की तरफ ले जाया जाए। तो अब ये किस प्रकार से अनफोल्ड होगा ये तो देखना पड़ेगा। क्यों चीन की नज़र अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर है। बलूचिस्तान जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पे वो खुद नेचुरल रिसोर्स रिस्ट उसके ऊपर है, तो ये सब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे हम पूरा विश्व देख रहा है कैसे पिछले 2-3 डिकेड्स के अंदर में लगभग जितना भी रेयर अर्थ है, जो रेयर रॉ मटेरियल्स है, वो सब का कब्जा जो है चीन ने इकोनॉमिकली पूरे पूरे विश्व में ले लिया है। आज की तारीख में अगर आप देखें जो ये बैटरीज बनती हैं 74% बैटरीज पूरे दुनिया का चीन में बनाया जाता है। ये जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल होता है उसका भी लगभग 70% से भी ज़्यादा जो है चीन के पास में है रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज। और मान लीजिए दूसरे तीसरे देश के पास में कुछ क्रिटिकल रॉ मटेरियल अगर है भी, उनको रिफाइन करने की कैपेसिटी नहीं है उनके पास है। रिफाइनिंग की कैपेसिटी 90% से भी ज़्यादा चीन के पास में है। तो अगर उसके पास रॉ मटेरियल है भी, रिफाइनिंग के लिए उसको भेजना पड़ता है चीन के पास में। तो उसी बलूचिस्तान भी चीन के लिए एक सूत्र है, एक जरिया है बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान के रिसोर्सेस को हड़पने का, उनको अपने काबू में लेने का। वो चाहता है कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो। लेकिन जब से ये तालिबान की सरकार आई है तब से अभी तक ये कोई क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकता है कि चीन कितना उसमें कामयाब हो रहा है। क्यों? अनसर्टेनिटीज बहुत है। क्यों? चीन अगर यहाँ पे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकता है तो एक साइड से लालच है नेचुरल रिसोर्सेस का, क्रिटिकल रॉ मटेरियल का, और दूसरी साइड से फिक्र है कि शिनजियांग में जो उनकी खुद की जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह से टेररिस्ट ग्रुप्स अफगानिस्तान पाकिस्तान से चीन की तरफ जाएंगे या इन्फिल्ट्रेट एक्सफिल्ट्रेशन कैसे होगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक सिनारियो बनता है जहाँ बलूचिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एक बहुत पिवटल यानी कि एक बहुत एक महत्वपूर्ण एक इसका एक रोल आगे
उभरता दिख रहा है। तो ये एक सेंसिटिव एरिया है जिसमें हर एक देश चाहती है, खास करके चीन, यूएस वगैरह की, कैसे अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे अपना बरकरार रखे। अभी 26 जनवरी में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के सभी हेड्स ऑफ स्टेट्स को इंडिया ने इनवाइट किया था, लेकिन कोविड की वजह से वो क्या कहते हैं ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हुआ था। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इस रिलेशनशिप को, इस रीजन को कितना इम्पोर्टेंस देती है। इसके अलावा ये ना केवल इंडिया के लिए, बट बोथ इंडिया एज वेल एज बोथ चाइना, रशिया, इनफैक्ट यूएसए के लिए भी ये एक जोन ऑफ कंपटीशन है। जोन ऑफ कंपटीशन होने का कारण एक तो वही जो यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ही हाई ऑर्डर के हैं, प्लस क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स वहाँ पे बहुत ही हाई ऑर्डर के हैं। और अभी जैसे जैसे समय अनफोल्ड हो रहा है, ये बिल्कुल जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो मेन आर्टरी जो यूरोप की तरफ बढ़ रहा है, वो यहाँ से गुजरता है। और इसके ऊपर में अभी सबकी नज़र है। और दूसरी साइड से अगर आप देखें, जो कुछ एक सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी जो हम लोगों ने अफगानिस्तान में देखा है, कुछ ना कुछ अफगानिस्तान और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बीच में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हमेशा रहा है। चाहे वो जब सोवियत यूनियन के ट्रूप्स आ गए थे तब से लेकर के अभी तक ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हमेशा रहा है, क्योंकि बॉर्डरिंग एरियाज में मोरलेस एक ही एथनिसिटी के लोग दोनों साइड में रहते हैं। तो ये तो एक है। और दूसरा, ये जो चाइना का शिनजियांग प्रोविंस में जो इस्लामिक मूवमेंट है, उनके भी बैकवर्ड अगर आप लिंक्स देखें, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आकर के ये होता है, बिकॉज बेसिकली पॉपुलेशन की जो एथनिसिटी है वो मोरलेस कॉमन है। तो इलाके में इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद कोई इतना डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है। क्यों? किसी ज़माने में ये सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे और सोवियत यूनियन के लिए ये बिल्कुल पेरिफेरल स्टेट्स थे, यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी चूंकि एक किस्म से पूरे विश्व में एक नेचुरल रिसोर्स का एक कंपटीशन जो शुरू हो गया है, उसके कारण अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ रही है। और आज की तारीख में अगर आप देखें, एक साइड से यूएस कोशिश कर रहा है कि अपना किसी तरह इन्फ्लुएंस बना के रखे, दूसरी साइड से जहाँ तक रशिया और चाइना के बीच में है, अभी तक तो एटलीस्ट परसेप्टिबली, यानी देखने में लगता है कि एक किस्म से एक कन्वीनियंट अरेंजमेंट सा चल रहा है। कन्वीनियंट अरेंजमेंट से मेरा मतलब है कि जो इकोनॉमिक साइड है वो चीन देख रही है, और जो सिक्योरिटी साइड है वो रशिया देख रही है। तो इस तरह से चीन और रशिया आपस में तालमेल बना करके उस एरिया को यूएसए के इन्फ्लुएंस से बचा के रखना चाहता है। अब इन तीनों के बीच में इंडिया का इन्फ्लुएंस भी अलग है। इंडिया कुछ एक अपनी एसेट्स वहाँ रखती है, जैसे एक एयरफील्ड वगैरह बनाया हुआ है, प्लस कुछ एक हम लोग जॉइंट एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ में। वहाँ पे हमारी मिशंस हैं जो काफ़ी एक्टिव है, और हम कोशिश करते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल, एक जो हिस्टोरिकल एक लिंक होता था जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कश्मीर से होते हुए दिल्ली का जो एक ट्रेडिशनल रूट्स होते थे, उन रूट्स को रिवाइव करते हुए कैसे हम अपना इन्फ्लुएंस वहाँ तक पहुँचा सके। तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एक और कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव इलाका है, जहाँ पे बहुत हाई रिस्क ऑफ कन्फ्रंटेशन तो है ही है। कन्फ्लिक्ट मैं नहीं कहूँगा अभी, बट डेफिनेटली कन्फ्रंटेशन, कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के बीच में तो ये इलाका अभी बिल्कुल रशिया, यूएस, चाइना के बीच में है, और इंडिया भी वहाँ पे कोशिश कर रहा है जितना हो सकते अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बनाए।